नहीं, हर तरीके की ऐसा लगता है पूरी लिस्ट को देखकर कि हर एक स्ट्रैटेजी को बहुत बारीकी से समझते हुए उसका एग्जीक्यूशन इस लिस्ट के माध्यम से किया गया है। पूजा, अगला नाम इसमें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर राम माधव का आता है और राम माधव, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आरएसएस बैक, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में पार्टी का विस्तार राम माधव ने किया। इसके अलावा नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहते हुए नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का एक तरफ एक्सपेंशन किया, दूसरी तरफ रीजनल अलायंसेस के साथ उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है। क्या ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो राम माधव को आज इस पोजीशन पर रख रहे हैं नितिन नवीन की नवीन टीम में? पूजा, देखिए, उनकी वापसी होना, इसको स्ट्रैटेजिक माइंड की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ वैचारिक नैरेटिव, बीजेपी संगठन और चुनावी रणनीति के लिहाज से उनकी ये वापसी बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस बात का जिक्र आपने किया कि आरएसएस बैकग्राउंड, जब बात समन्वय की आती है तो उनका नाम सबसे पहले आता है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो साथी थे, जो पिछली बार सूची में नहीं थे, इस बार उनको मौका देकर उनकी वापसी कराकर एक फिर से नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने संगठन के लिए बेहतर काम किया है उनको फिर से मौका मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है समन्वय की, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। मौजूदा स्थिति में हम लगातार देख रहे हैं कुछ कुछ जगहों पर जिस तरीके से खींचतान की तस्वीर सामने। दूसरी बात यह कि नितिन नवीन को भी ऐसे पुरोधा राजनीति के या फिर ऐसे दिग्गज नेता जो बेहतर समन्वय जानते हो, जिनका तजुर्बा संगठनात्मक बहुत ज्यादा हो, उनको भी अपनी टीम में ऐसे तजुर्बेकार लोगों की जरूरत है। तो राम माधव का नाम इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बार उनकी टीम में वापसी को लेकर, इसलिए उनका वापस आना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि समन्वय के लिहाज से नितिन नवीन की टीम में एक ऐसा नाम होगा जो सबको साथ लेकर चलने में या सबको साधने में, कहीं पर कोई खटपट हो, कोई नाराजगी हो, तो समन्वय बिठाने में उनकी जो भूमिका रहती है उसको बखूबी पूरी पार्टी समझती है, संगठन इस बात को बखूबी समझता है। तो नितिन नवीन की टीम में ऐसे तजुर्बेकार लोगों को लाने का मकसद सही तौर पर यह है कि उनके पास में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हो जो कहीं पर भी अगर कोई परेशानी आती है तो उनके साथ डटा रहे, खड़ा रहे और किसी भी तरह की परेशानी को दूर किया जा सके। और बैजयंत पांडा अगला नाम है। ओडिशा के बाद एक तरीके से उनको एक नेशनल स्ट्रेटेजिक रोल पूजा यहां पर दिया गया है और इसीलिए इंपॉर्टेंट बैजयंत पांडा का, देखिए, एक तो बीजेडी में पहले रहे, फिर उसके बाद बीजेपी में आए, फिर उसके बाद कई ऐसे राज्य हमने देखे जहां पर बीजेपी ने चुनावी जीत दर्ज की, वहां पर बैजयंत पांडा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी और न सिर्फ उन्हें जिम्मेदारी दी गई बल्कि उस जिम्मेदारी में वो पार्टी को सफल भी करते हुए नजर आए। क्या उसके रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें एक स्ट्रैटेजिक रोल में नेशनल पर्सपेक्टिव पे लाना बीजेपी की एक अच्छी रणनीति के तौर पर देखा जाना चाहिए बैजयंत पांडा के नाम पर? आप देखिए, जाहिर तौर पर हम अगर उनके नाम का जिक्र करते हैं तो ओडिशा और पूर्वी भारत के महत्व को दर्शाता है। पार्टी के अगर आप तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके नामों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण से लेकर पूर्व, पूर्व से लेकर पश्चिम, सभी को साधने की कोशिश की गई है। और पूर्वी भारत में बीजेपी की रणनीतिक पहुंच के तौर पर उनको देखा जा रहा है। उनको रिवॉर्ड तो मिला ही, साथ साथ उन्होंने जो संगठन के लिए जो काम किया, जो मजबूती पूर्वी भारत में मिली है, उस लिहाज से उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बीजेपी की पॉलिटिक्स में पूर्वी भारत की जो इंपॉर्टेंस है कि देखिए, संगठनात्मक रूप से भी अगर देखा जाए तो जो पूर्वी भारत है उसको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसकी जो भागीदारी है वो कितनी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। इसे पार्टी के एक्सपेंशन के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अब सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही उत्तर भारत की ही पार्टी होगी, बल्कि पार्टी चारों तरफ अपने एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है, अपने कैडर बेस पर काम कर रही है। और उस कैडर के लिए जिन लोगों ने काम किया, जब उनको रिवॉर्ड दिया जाता है तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में बूथ स्तर पर एक ऊर्जा जो है वो जरूर उनको महसूस होती है कि अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अब उनके जरिए जो भी संगठनात्मक वहां पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके लिए एक सपोर्ट रोल के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा, उनकी बात सीधे दिल्ली पहुंचाई जा सकती है। अगर वहां पर कुछ भी रहता है तो उनके लिए एक तो स्ट्रैटेजी मेकिंग में यहां पर हम देखते हैं कि सहूलियत होगी। दूसरा, जो कार्यकर्ता है उनकी बात भी यहां पर, वहां पर जो भी उनके मुद्दे रहते हैं वो बात भी सीधे तौर पर यहां पर पहुंचेंगी। तो उनका आना ये बीजेपी की जो पूरी भारत को लेकर जो एक अपनी स्ट्रैटेजी है उसको और सशक्त करता है। देखिए, बहुत ही ये कह सकते हैं कि इंतजार तो हुआ सीटों का, लेकिन बहुत ही कैलकुलेट करते हुए एक एक नाम को चुना गया है। गौरव, तारिक मंसूर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची में शामिल करना बीजेपी की कैसी स्ट्रैटेजी देखते हैं आप?
देखिए, उत्तर प्रदेश हो या फिर अलग अलग चुनावी राज्यों की बात करें, सभी से कहीं ना कहीं वो उन नामों को पार्टी ने जो है तैयार किया है, जो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करती थी, उसकी एक झलक जो है वो इस पूरे नई जो टीम है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, उसमें साफ तौर पे देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश से भी कहीं ना कहीं जो क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो इस बार का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अभी से मान के चल रही है कि इस पूरे चुनाव में जमीनी स्तर पर खास करके जिस तरीके का मूवमेंट अभी जन जी जैसे आंदोलन चल रहे हैं, जो मूवमेंट चल रहा है, ऐसे में ये जो नाम है बहुत इंपैक्टफुल होगा और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव, युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, यूथ के साथ जो जुड़ाव है, वो देखने को मिलेगा। और इससे पहले जब उत्तर प्रदेश की जब जो लिस्ट आई थी जिसमें युवाओं को मौका मिला था, हमने देखा था कि कई सारे युवाओं को उसमें संगठन में बेहतर जो है स्थान दिया गया, तो समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से चुनावी राज्य हैं उसमें जो पार्टी की तैयारियां हैं वो इस लिस्ट में साफ तौर पर जो झलक है वो देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात हम अगर देखें, इस पूरे जो टीम ये तैयार की गई है, इस पूरे टीम को अगर हम देखें तो ये बार बार कहा जाता रहा है, हमने पहले भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर से लोग आए हैं क्या उनको पद मिलेगा, उनको स्थान मिलेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं में अक्सर दो तरीके की खबरें आती थी, हम लोग उनके साथ में जब बैठते थे कि क्या उन्हें वो स्थान मिलेगा, क्या कैडर उनका ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा है। लेकिन अगर इस लिस्ट को आप देखिए तो इस लिस्ट में उस कैडर का ध्यान रखा गया है। हरीश द्विवेदी जो कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उनके पास पार्टी ने समय समय पर बड़ी जिम्मेदारियां दी, अभी राजस्थान की भी जिम्मेदारी उनके पास दी, और ऐसे में उत्तर प्रदेश से आने वाले हरीश द्विवेदी को फिर से जिम्मेदारी मिलना, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो नाम है उनको जिम्मेदारी दिया गया है, ना कि बाहर से आए हुए कुछ नाम जो अक्सर चर्चा में चल रहे थे उनको जिम्मेदारी दिया गया। यहाँ एक नाम रोहन गुप्ता का भी है जो कि उनको भी जिम्मेदारी यहाँ पे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं वो नाम है जो नाम भारतीय जनता पार्टी में शुरू से रहे हैं, और वो उस राज्य से कितना उनका जुड़ाव रहा है, किस तरीके का उनकी जमीनी पकड़ है, उसको ध्यान में रखा गया। और सबसे चौंकाने वाला नाम जो वसुंधरा राजे सिंधिया का यहाँ पे निकल के सामने आया, क्योंकि बार बार जब राजस्थान की बात होती थी तो कहा जाता था कि क्या पता वहां पर मैं इसीलिए बार बार मैं वसुंधरा राजे, क्योंकि साथ में सतीश पुनिया, आप राजस्थान से देखिए कि दो बड़े चेहरों को इस तरीके से टीम में शामिल करना, आप ये कह दीजिए कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव और दूसरी तरफ जो सोशल पॉलिटिकल बैलेंसिंग होती है उसको बहुत ख्याल में रखा है। बिल्कुल। और आप देखिए कि इसमें एक और नाम है राम माधव की हम बात करें, हालांकि हमने उस पर चर्चा जरूर किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि रही है राम माधव की। बीच में तकरीबन अगर हम इस पूरे टर्म की बात करें तो एक तरीके से राम माधव आउट ऑफ स्टेशन ही नजर आते थे, या फिर बड़े कुछ कार्यक्रम जब होते थे तो राम माधव के स्टेटमेंट निकल करके सामने आते थे। लेकिन सक्रिय रूप से अब राम माधव को यहाँ पर जिस तरीके से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की इस टीम में रखा गया है, तो आप देखिए कि संघ का जो एक पृष्ठभूमि है वो राम माधव के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये भी समझा जा सकता है कि जो ये पूरी जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें निश्चित तौर पे संगठन में जब नामों की चर्चा हुई तो संघ की एक बड़ी भूमिका राम माधव के नाम को लेकर के आई है, यानी जो एक थिंक टैंक का काम जो है। ठीक है पूजा, एक नाम जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई, स्मृति ईरानी। कहने वाले ये कह सकते हैं कि ठीक है, हार के बाद संगठन में वापसी कर दी, लेकिन स्मृति ईरानी और स्मृति ईरानी के सिर्फ एक महिला लीडरशिप के साथ साथ उनकी तमाम ताकतों को भी मद्देनजर रखना होगा, उनके उत्तर प्रदेश के कनेक्शन को भी। और सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि स्मृति ईरानी को इस लिस्ट में एडजस्ट कर लिया गया है। आप महासचिव का पद आपने उनको दिया है, तो संगठन चुनावी रणनीति में आने वाले समय में उनका एक एक्टिव रोल देखने को मिलेगा। और बहुत शानदार, बहुत दमदार वापसी हुई है स्मृति ईरानी की। अब देखिए, पिछली बार चुनाव में हार के बाद में स्मृति ईरानी थोड़ा सा लुप्त जरूर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों को अगर उठाकर देखें तो उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आई, उनका आक्रामक रवैया नजर आया, उन्होंने विपक्ष को घेरने की हर संभव कोशिश की, हर मुद्दे पर वो बोलती हुई नजर आई। ऐसे में लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि स्मृति ईरानी की वापसी होगी, और इससे यह भी समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्मृति ईरानी की प्रासंगिकता कितनी ज्यादा है। स्पष्ट तौर पर एक सीधा मैसेज यह है कि अभी भी एक बार फिर से राहुल गांधी का मुकाबला स्मृति ईरानी से
हो सकता है, स्मृति ईरानी की प्रासंगिकता को समझा जा सकता है, एक महिला नेतृत्व, सशक्त महिला नेतृत्व है। इसके साथ साथ क्योंकि जब एक तारिक, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि तारिक मंसूर का जिक्र हुआ था, पसमानदा समाज से उनका जिक्र होता है। और देखिए जो एमवाई फैक्टर, जो एमवाई पॉलिटिक्स है समाजवादी पार्टी की, उस समाजवादी पार्टी की एमवाई पॉलिटिक्स के लिए ये एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम समाज से वो आते हैं। पसमानदा समाज को सीधे तौर पर यहां पर एक टारगेट करने की कोशिश है। और देखिए उत्तर प्रदेश में अगर इसे समझा जाए तो ये माना जा सकता है कि जो एक कैलकुलेशन है बड़ी जबरदस्त की गई है कि मुस्लिम में जो पसमानदा समाज, जिसका जिक्र हमने हर मन से बीजेपी के नेता खुद पीएम मोदी के मुंह से सुना, तो यहां पर उनको मौका देने का सीधे तौर पर मकसद ये है कि जो पसमानदा समाज के मुस्लिम है उनका साथ मिले। और यहां पर ये जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, ये स्पष्ट तौर पर मैसेज देती है